साथियों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल कुशाग्र एजुकेशन केयर पर आप सभी का स्वागत है। मैं माफ़ी चाहता हूँ उन सभी विद्यार्थियों से, मेरे साथियों से, बड़े और छोटे शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थियों से। हमने पहला वीडियो बनाया था जो कि नवंबर में अपलोड किया गया था हमारे यूट्यूब चैनल पे। इसके बाद हमने तय किया था कि शिक्षक पात्रता परीक्षा जो किसी भी राज्य के द्वारा आयोजित की जाती है एवं केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती है, उसके लिए एक मिशन के रूप में कक्षा कार्यक्रम को स्टार्ट करने वाले थे। बट आप जानते हैं कि परिस्थितियां सभी के साथ आती हैं, ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ। परिस्थितिवश हम इस कक्षा कार्यक्रम को निरंतर जारी नहीं रख पाए, तो उसके लिए मैं आप सभी से हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मेरा विश्वास है और अनुभव है कि आज के इस कक्षा कार्यक्रम में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि केंद्र सरकार द्वारा आयोजित की करवाई जाती है, हर 6 महीने में आयोजित होती है और इसमें लाखों विद्यार्थी अपनी किस्मत आज़माते हैं। ल और जब ये बातें होती हैं आसपास के वातावरण में, तब ऐसा बताते हैं परीक्षार्थी कि हम इस बार की पात्रता परीक्षा में 2 नंबर से, 5 नंबर से, 8 नंबर से हमें असफलता मिली या हम रह गए। तो मेरा ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए है, जो विद्यार्थी अपनी-अपनी शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में जब भी उन्होंने दी हुई है और उनको असफलता सिर्फ़ कुछ अंकों से ही मिली हो, तो उन विद्यार्थियों के लिए ये जो कक्षा कार्यक्रम है आज का, इस पात्रता परीक्षा से पहले ये हमारा दूसरा वीडियो होगा और अंतिम वीडियो होगा, जो कि हम आज देर रात्रि है और अब हम इसको आज हमें समय मिला है बहुत दिनों के बाद और हमारा मन हुआ कि इस कक्षा कार्यक्रम के माध्यम से जिन लोगों का पात्रता परीक्षा में महज़ कुछ अंकों का फासला रह जाता है, उन विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। तो अब इसके संबंध में हम आपको आगे अपनी कक्षा कार्यक्रम के जो कि आज का हमारा विषय है पात्रता परीक्षा से पूर्व अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण बातें। तो इस कक्षा कार्यक्रम के माध्यम से मैं उन विद्यार्थियों के लिए अपने दिल से एवं अपने मेहनत और अनुभव से ये अपनी तरफ से कुछ एक प्रयास हैं जो किए गए हैं। मुझे लगता है कि आने वाली जितनी भी शिक्षक पात्रता परीक्षाएँ होंगी, उन सभी पात्रता परीक्षाओं में यह जो मेरा छोटा-सा प्रयास है, वो मुझे ऐसा विश्वास है कि ये आपके लिए सार्थक साबित होगा। मैंने ये कक्षा कार्यक्रम आज अपनी तरफ से सभी उन विद्यार्थियों को जो कि इस केंद्र सरकार द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 में जो अ, अपनी किस्मत आज़मा रहे हैं या फिर मैं कहूँ शामिल होने जा रहे हैं, उनके लिए एक बधाई के रूप में या शुभकामनाओं के लिए ये वीडियो हमने आज बनाया है। इस पे हमने अपना थोड़ा-सा समय दिया है। तो मुझे विश्वास है कि आज इस कक्षा कार्यक्रम के माध्यम से कुछ एक बातें हैं, जिन विद्यार्थियों को अपने पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने से कुछ एक अंकों का जो फासला है, उनको लगभग इस बात से छुटकारा मिल जाएगा। अर्थात ये मेरा जो प्रयास है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए सार्थक होगा। चलिए आइए, अब बिना के समय गँवाए हम अपने मूल बिंदु पे आते हैं। आज कक्षा कार्यक्रम का विषय जो है, वो है पात्रता परीक्षा से पूर्व अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण बातें। आज चूँकि मैं एक विद्यार्थी हूँ गणित विषय का, तो गणित विषय का विद्यार्थी होने के नाते हमारे गणित विषय में एक विधि काम आती है और वो विधि है विलोपन विधि। इस विधि में इस तरह से इस विधि का जो अनुप्रयोग है मैं शिक्षा में करना चाहता हूँ और करता भी हूँ कि हमें कोई 4 विकल्प होते हैं, उनमें से कोई 2 विकल्प या 3 विकल्प को एलिमिनेट किया जाता है या उनमें से हम छाँट करके या पहचान करके विलोप कर देते हैं। तो इससे ये संभावना ज़्यादा रहती है
कि जो गलत विकल्प होते हैं वो छांट करके हम उनको अलग कर देते हैं। तो हमारे पास उनमें से 1 या 2 विकल्प ऐसे बच जाते हैं जो कि गलत नहीं होते हैं। ध्यान से समझिएगा। अगर जिन जिन विद्यार्थियों को ये बात एक बार में समझ में नहीं आती, तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को दोबारा देख सकें, जिससे आप अपने जिस उद्देश्य के लिए वीडियो बनाया है हमने, उसको ये पूरा कर पाए। तो हम बता रहे थे आपको विलोपन विधि के बारे में। हमें इस पात्रता परीक्षा में कुल 4 विकल्प मिलेंगे, जिनमें से हमारे पास इस विधि के माध्यम से कोई भी 2 विकल्प तो बिल्कुल हम एकदम सिरे से निकाल निकाल सकते हैं, छाँट करके उनका विलोपन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हमारे जो सही उत्तर चयन की जो प्रायिकता है वो बढ़ जाती है। अर्थात मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि हमारे जब 4 विकल्प में से 2 विकल्प एक बार में ही एलिमिनेट हो जाते हैं या विलोपित हो जाते हैं, तो हमारे पास सही विकल्प के रूप में 2 होते हैं। अब उस स्थिति में हम उनमें से जो ज़्यादा सकारात्मक उत्तर होता है, उस स्थिति में उस विकल्प का चयन करके उसका हम क्रमाक्षर या तो ओएमआर शीट से यदि परीक्षा आयोजित होती है तो उसमें भर देंगे, या आजकल एक नया चलन है ऑनलाइन परीक्षा, तो उसमें क्रमाक्षर कोष्ठक में अंकित कर दिया जाता है। तो हमने आज एक विधि है जिसको हमने बोला है अद्वितीय एवं अचूक विधि। आइए देखते हैं इस विधि में हमने क्या बताने का प्रयास किया गया है। मेरा वीडियो देखने वाले सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि जो भी बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं या प्रयास किया जा रहा है, ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण या लाभकारी उस स्थिति में होगा जब आप सभी लोग इस वीडियो को विशेष ध्यान दे करके देखेंगे और सुनेंगे। तो मेरा ये विश्वास है कि उस स्थिति में आप जिस उद्देश्य के लिए इस वीडियो को देख पा रहे हैं, वो उद्देश्य जरूर सार्थक होगा। तो हमने एक स्थिति बनाई है और वो इसी स्थिति है कि जब प्रश्न में, अब वो प्रश्न किसी भी विभाग का हो सकता है। जहां तक मुझे याद है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में 5 विभाग आते हैं। यथा पहला विभाग आता है शिक्षा, बाल शिक्षा मनोविज्ञान, जिसको हम अंग्रेजी में सीडीपी कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी कहते हैं। दूसरा विभाग आता है, ये चाइल्ड सीडीपी जो आता है ये 30 अंक का पूछा जाता है। उसमें 30 अंक में आजकल तथ्यात्मक विवरण से संबंधित कम प्रश्न पूछे जाते हैं। आजकल मौलिकता एवं उपयोगिता या अनुप्रयोग आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। उन अनुप्रयोग आधारित प्रश्नों को ध्यान में रखकर उनका अध्ययन कर उन पे विशेष जोर दे करके हमने इन बातों को सामान्यीकरण करके इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि बाकी अन्य विभागों में, यथा जैसे जिनका सब्जेक्ट आर्ट्स वाले होते हैं जैसे हिंदी, सामाजिक, उनका विषय अलग होता है। गणित वाले या विज्ञान वाले उनका विषय होता है गणित एवं विज्ञान। तो 60 क्वेश्चन उस विभाग के आते हैं। इसके अलावा 2 भाषाएं आती हैं 30-30 नंबर की। अब वो भाषाएं सब अपने चयनानुसार या सुविधा के अनुसार चयन करते हैं। तथापि मैं कहना चाहता हूँ उन भाषाओं में भाषा के व्याकरण की जानकारी पूछी जाती है कि एक शिक्षक होने के नाते आप इस भाषा में जो दक्षता है या आपकी सक्षमता है वो कितनी है, तथा उस विषय उस भाषा से संबंधित कुछ शिक्षण विधियों से आधारित जो प्रश्न होते हैं जो कि अनुप्रयोग पर आधारित होते हैं, इस तरह के प्रश्न हैं। तो मैं आपको सीधी बातों में उलझा करके ना उलझाते हुए मैं आपको सीधी भाषा में बताना चाहता हूँ कि आप शिक्षक पात्रता परीक्षा दे रहे हैं, तो आपको इन बातों का पहले से ज्ञात होगा, ध्यान होगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जितने भी 150 अंक का प्रश्न पत्र आता है, उस 150 अंक के प्रश्न पत्र में लगभग 35 से 40 प्रश्न ऐसे आते हैं जो कि अनुप्रयोग आधारित प्रश्न होते हैं, अर्थात जिनके बारे में मैं ऐसा कह दूं जो कि एक शिक्षक के लिए
विद्यार्थी केंद्रित समस्याओं या फिर परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन प्रश्नों का इस प्रकार निर्माण किया जाता है कि एक शिक्षक को विद्यार्थियों के बीच में या उनको उनके सर्वांगीण विकास के लिए वो सारी परिस्थितियों का काल्पनिक रूप से निर्माण करके उस तरह के प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। एग्जामिनर उस तरह के प्रश्न निर्माण करके हमसे पूछता है। तो उस स्थिति में हमें उन विकल्पों में से उन विकल्पों का चयन करना होता है जो कि एक विद्यार्थी के लिए बाल केंद्रित होती है, ना कि शिक्षक केंद्रित। अर्थात आज के इस विषय में हमने एक नाम दिया है अद्वितीय एवं अचूक विधि, और जिसको हमने गणित का विद्यार्थी होने के नाते विलोपन विधि के रूप में भी बता दिया। तो आइए देखते हैं क्या है इस स्थिति में। जब प्रश्न में सही विकल्प पूछा जाता है, वो प्रश्न किसी भी भाषा का या किसी भी भाग का हो सकता है। सही विकल्प, ध्यान दीजिएगा, सही विकल्प के बारे में बात हो। इसको दूसरी भाषा में पूछा जाता है कि गलत नहीं है, निम्न प्रश्नों में से गलत नहीं है, या ऐसा भी कह सकता है निम्न में से बेमेल है। अर्थात 3 ऐसे प्रश्न हो जो कि विद्यार्थी को ध्यान में रख के नहीं बनाए गए हो, अर्थात एक विकल्प ऐसा हो जो विद्यार्थी को ध्यान में रख के बनाया गया हो, बाकी 3 ऐसे हो जो विद्यार्थी के बिल्कुल विपरीत हित की बात करते हो वो। और लास्ट प्रकार का जो प्रश्न निर्मित किया जा सकता है इसमें से, वो है असत्य नहीं। अर्थात इन सब का पूछने का जो भाषा है वो अलग अलग हो सकती है, इनका तात्पर्य में आशय जो है वो बिल्कुल एक जैसा है। अर्थात सही विकल्प पूछना। अगर मैं बात करता हूँ बिल्कुल साधारण दूसरे शब्दों की बात यह है कि 4 विकल्प दिए होंगे हमारे पास, और उन 4 विकल्पों में से किन्हीं की कोई एक सही होता है। हम देखते हैं कि 4 विकल्पों में से लगभग 2 विकल्प तो बिल्कुल अस्पष्ट होते हैं, गलत होते हैं, जबकि 2 विकल्प लगभग एक जैसे उत्तर रखने वाले होते हैं। चूंकि हम सभी जानते हैं कि 4 विकल्प में से सही तो केवल एक ही होता है। अब हम कुछ तथ्य इस तरह से रखे हमने, या कुछ जानकारियां विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न पत्रों को देख करके सामान्यकरण करते हुए हमने इस तरह की बातें जो नोट करके इस तरह की चीजों को देखा है जो कि गलत होती हैं, विद्यार्थी के हित में नहीं होती। तो उन बातों को हमने संग्रहित करके एक जगह पे लाने का प्रयास किया आप सभी के सामने। देखते हैं क्या स्थिति है। यदि जब प्रश्न में ये भाषा के रूप में आए प्रश्न, तो उस स्थिति में हमें ये जो निम्न बातें लिखी गई हैं आपके समक्ष में, तो निम्न बातें कभी भी सही विकल्प के रूप में नहीं हो सकती, बशर्ते उन पर विशेष ध्यान देके पढ़ा जाना चाहिए। अर्थात वो कौन सी बातें हैं जिनके आधार पर हम 4 विकल्पों में से किन्हीं 2 को या किन 3 विकल्पों को एलिमिनेट कर सकते हैं, गलत साबित कर सकते हैं। बाकी एक बचेगा, वो हमारा निश्चित रूप से सही उत्तर होने वाला है। तो पहली स्थिति है ऐसे विकल्प जिनमें विद्यार्थी के रटने पर बल दिया हो। ऐसे विकल्प जिनमें विद्यार्थी के रटने पर बल दिया हो, वो विकल्प हमारा बिल्कुल कभी भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि बाल मनोविज्ञान ये कहता है कि जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है, वो आधुनिक शिक्षा पद्धति नई जो शिक्षा नीति आई है हमारी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, वो भी, और एनसीएफ 2005 भी, आरटीई 2009 भी, इन सभी के माध्यम से जाना जाता है कि वे आजकल की जो शिक्षा पद्धति है वो शिक्षक केंद्रित ना होकर के बाल केंद्रित होती है। तो अध्यापक का ये परम दायित्व हो जाता है उस स्थिति में कि उसका ध्यान और विशेष उसका जो उद्देश्य हो वो एक विद्यार्थी का कल्याण के लिए हो, उस विद्यार्थी के विकास के लिए हो, मनोवैज्ञानिक रूप से उसके लिए पुष्ट जो बातें हैं वो होनी चाहिए। और मुझे लगता है आप सभी विद्वान साथियों को ये बात पता होगी कि रटने पर यदि कोई विकल्प बात करता है तो एक विद्यार्थी के हित में ये बात कभी भी सही नहीं हो सकती।
तो हमने इस स्थिति में कुछ बातें ऐसी निकाली थी कि जो बातें कभी भी सही नहीं हो सकती, अर्थात जिन बातों के आधार पर हम विकल्पों को काट सकते हैं या एलिमिनेट कर सकते हैं। उस कड़ी में हम आगे देखते हैं दूसरे उस स्थिति के बारे में जिसके आधार पर हम किसी भी विकल्प को निराशित कर सकते हैं या गलत साबित कर सकते हैं। शिक्षार्थी या विद्यार्थी को शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक दंड देना या उसको प्रताड़ित करना। अगेन अगेन हम ये बात बता रहे हैं कि एक विद्यार्थी या शिक्षार्थी को किसी भी शिक्षक द्वारा इस तरह की परिस्थितियों में जब प्रश्न के विकल्प के रूप में देखते हैं जिसमें उसको शारीरिक दंड के बारे में बात की हो, मानसिक अवधान या मानसिक परेशानी के बारे में बात की गई या मनोवैज्ञानिक रूप से उसको प्रताड़ित करने की बात हो, तो वो भी मुझे लगता है विद्यार्थी के हित की बात नहीं होती। तो उसके आधार पर भी हम किसी भी विकल्प को विद्यार्थी के हित में ना शामिल करते हुए उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। आइए इस कड़ी में हम अगला तथ्य देखते हैं जो कि हमारी इसी परंपरा को आगे बनाए रखेगा। देखिए, बालकों को वर्गीकृत करना, श्रेणीकृत करना, बंटवारे की बात का संकेत जिन विकल्पों से मिल रहा हो उन विकल्पों को भी हम निराशित कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या होता है कि कुछ विद्यार्थियों को एक अध्यापक इस तरह के प्रश्न आते हैं कि एक अध्यापक कुछ विद्यार्थियों को मेधावी छात्र, प्रतिभावान छात्र, पिछड़े छात्र या असुविधाग्रस्त बालकों के रूप में वर्गीकृत करना चाहता है। तो ये बात विद्यार्थी के हित में बिल्कुल लागू नहीं होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल शिक्षक केंद्रित ना होकर के शिक्षक जो पद्धतियां हैं वो सारी क्या है, विद्यार्थी केंद्रित है। और विद्यार्थी केंद्रित में विद्यार्थियों को विभिन्न अलग अलग समूहों में वर्गीकृत करना, श्रेणीकृत करना या बंटवारे की बात बिल्कुल इस बात के लिए सही साबित नहीं होती जो कि विद्यार्थी के केंद्र हित की बात हो। तो इस आधार पे भी हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं या विलोपित कर सकते हैं। अगला तथ्य देखते हैं, बालकों यदि कोई दिव्यांग हो, आजकल दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का हमारे यहाँ प्रावधान है भारत में, तो उससे पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना। यदि कोई विद्यार्थी इस प्रकार के विकल्प में इस तरह की बात लिखी हो कि कोई विद्यार्थी शारीरिक रूप से अक्षम है या जो दिव्यांग हो, उससे यदि कोई अध्यापक पक्षपातपूर्ण व्यवहार करे, इस तरह की बात प्रश्न उत्तर विकल्प में दी हुई हो या भेदभाव जन्य तथ्य दिए हो, तो उस आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, उस विकल्प को क्या कर सकते हैं, हम बिल्कुल भी सही नहीं कर सकते, अर्थात वो विकल्प क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। तो उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अगला इस पंक्ति में क्या कौन सी बात आएगी, देखिए, शिक्षार्थी की व्यक्तिगत विशेषता। अगर कोई शिक्षार्थी या विद्यार्थी ऐसा हो जिसके पास एक विशेष योग्यता हो या विशेषता हो, जैसे कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो वो एक से अधिक भाषाओं की जानकारी रखते हैं, तो उन जानकारियों को एक अध्यापक को स्रोत एवं सुविधा के रूप में उपयोग करना चाहिए, ना कि उसको एक अवरोध के रूप में कंसीडर करते हुए उस बालक को वहां से वंचित कर सके। तो ये बात। दूसरी विशेषता सृजनात्मकता हो सकती है कई बालक क्या कलाओं में भी निपुण होते हैं, यथा वाचन कला में, लेखन कला में, पेंटिंग्स में और काव्य पाठ योजना में। तो बहुत सारी सृजनात्मकता बच्चों के अंदर होती है, तो उनको यदि अनदेखा करने की बात यदि किसी विकल्प में होती है तो हम उस विकल्प को निराशित कर सकते हैं, उसको विलोपित कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं तो अगली बात क्या लिखी हुई है। हमने अब तक देखा मेधावी या प्रतिभावान छात्रों पर ही विशेष ध्यान देना तथा बाकी जो शेष विद्यार्थी हैं उनको उपेक्षित करना। तो ये बात भी मुझे लगता है विद्यार्थियों के हित की बात ना होते हुए ये विद्यार्थियों को एक अलग तरह की श्रेणी में वर्गीकृत करके या बांटने की बात है। तो इस आधार पर भी यदि कोई विकल्प में इस तरह की बात लिखी हुई हो तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं,
विलोपित कर सकते हैं। आइए दूसरे इसके बारे में अगली तथ्य देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सिर्फ शिक्षक की महिमा मंडन या विद्यार्थी को केंद्रित न होना, यानी कोई ऐसा तथ्यपरक बात हो जो एक विद्यार्थी अध्यापक के बारे में ही, उसकी अध्यापक की विशेषता, शारीरिक विशेषता या फिर कहूँ मैं उसकी विषय की विद्वानता के बारे में ही बात हो, और एक छात्र के ऊपर ध्यान ना देना, उसमें यदि ऐसा कहीं पे भाव हो, तो उस विकल्प को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, उसको विलोपित कर सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए। अगला और लास्ट जो हमारा अध्ययन, आज के अध्ययन का जो बिंदु है वो है, जिन विकल्पों में विद्यार्थियों के अहित की बात हो, यानी ऐसे समस्त विकल्प, 4 विकल्पों में से ऐसे वो विकल्प जिन विकल्प में विद्यार्थियों के अहित की बात हो, यानी कहीं मुद्दा कोई दूसरा ध्यान में रखा जाए, या फिर ऐसी समस्त बातें जो एक बालक के लिए नकारात्मकता का भाव रखती हैं। नकारात्मकता का क्या रखती हैं? भाव रखती हैं। वो बातें या वो विकल्प जो इन बातों को रखते हैं, उन विकल्पों को हम क्या कर सकते हैं? विलोपित कर सकते हैं। तो मैं अंत में आपको सार के रूप में ये बात बता दूं कि हमारे पास, हमने आज अध्ययन किया विलोपन विधि का, जिसको हमने अद्वितीय या अचूक विधि कहा। ऐसा है कि यदि हमारे पास 4 विकल्पों में से कोई 3 विकल्प यदि हम गलत साबित कर देते हैं, उस स्थिति में हमारे पास क्या हो जाता है? सही उत्तर होने की प्रायिकता बढ़ जाती है, या मैं कहूँ कि संभावना जो है सबसे अधिक हो जाती है, और वो हमारा उत्तर सब सही हो जाता है। तो मेरा ये विश्वास है कि इन निम्न बातों को जो हमने आपके सामने अभी विस्तृत रूप से चर्चा की है, जिन बिंदुओं के ऊपर, उपरोक्त बिंदुओं को, या मैं कहूँ इन बिंदुओं के आधार पर आप किन्हीं भी 4 विकल्पों में से, या किसी भी पात्रता परीक्षा के किसी भी भाग के 4 विकल्पों में ऐसी बातें हों जो एक विद्यार्थी के अहित जन्य हो, या उसके विकास के अवरोध के रूप में देखी जाती हैं, या उसके ऊपर जिन बातों का नकारात्मक प्रभाव हो, उन समस्त बातों को हम मध्य नजर रखते हुए उन विकल्पों को बिल्कुल भी अ, अलग करने में हमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। जिन विकल्पों के माध्यम से हमें इस तरह की बातें हैं जो सामने आती हैं, जिन बच्चों को वर्गीकृत करना, रटने पर बल देना, या शारीरिक या मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित करना, यदि बच्चा दिव्यांग है तो उससे भेदभावपूर्ण नीति का जो है प्रदर्शन करना एक शिक्षक के माध्यम से, जिन विकल्पों में बात होती है, विद्यार्थी की व्यक्तिगत विशेषताओं को ध्यान न रखते हुए उनको अनदेखा करना, और दूसरे है कुछ एक बात, कक्षा के कुछ एक विद्यार्थियों पर ही फोकस रखना एक शिक्षक के माध्यम से, जिन विकल्पों में बातें होती हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको आधार बना करके कि ये बातें एक विद्यार्थी के हित के लिए नहीं है, उनको हम विलोपित करके हमारे सही उत्तर की जो संभावना है उसको बढ़ा सकते हैं। तो हमने इन बातों के माध्यम से जाना कि ये जो पात्रता परीक्षा आयोजित होने जा रही है 21 जनवरी को, मेरी तरफ से उन सभी विद्यार्थियों को जो इस वीडियो को देखेंगे, या अभी देखेंगे या बाद में देखेंगे, उन सभी को अशेष बधाइयाँ, शुभकामनाएं हैं। तथा मेरा निवेदन आपसे पुनः ये है, आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इन बातों को यदि ध्यान में रखें करके, आपका प्रश्न को करने का जो तरीका है उसको देख करके आप यदि प्रश्न का अटेम्प्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके 5 प्रश्न ज्यादा सही होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। वैसे तो मेरा ये पर्सनल अनुभव रहा है कि जिन विद्यार्थियों का सीटेट या रीट पात्रता परीक्षा क्वालिफाई नहीं होती है, यदि उन विद्यार्थियों पे इन बातों का असर बराबर रहे कक्षा उस परीक्षा हॉल के दरमियान, तो वो विद्यार्थी उस भव सागर से पार हो जाते हैं। तो मेरा गुजारिश यही है आप सभी लोगों से
जो इस वीडियो या कक्षा कार्यक्रम को देख रहे हैं कि उपरोक्त बिंदुओं को थोड़ा-सा ध्यान दें और एक बार में समझ नहीं आए तो प्लीज़ इसको दोबारा देख लें, क्योंकि ये बातें ऐसी हैं जो बच्चे लगातार परीक्षाएँ देते हैं, पात्रता परीक्षा, बशर्ते उनका पात्रता परीक्षा कभी 2 नंबर से 5 नंबर से रह जाती है, तो उनको बड़ा मतलब डर, बड़ा एक तरह का पश्चाताप होता है, एक तरह का बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है कि सिर्फ़ 2 नंबर से रह गए पात्रता परीक्षा से, आगे आने वाली जो अवसर हैं शिक्षक भर्तियों के, उनसे वो रह जाता है। हो सकता है किसी की परिस्थिति कुछ भी रही हो, किसी भी वजह से पात्रता परीक्षा पे इतना विशेष ध्यान ना देते हुए, और फिर यही बात उनके लिए जो पात्रता परीक्षा में बैठते हैं, फिर उनको वो वहाँ से पीछे कर देती है। तो आप सभी, उम्मीद है, इन बातों को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे हम कुछ एक ऐसी महत्वपूर्ण तथ्य और प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, जो कि इस पात्रता परीक्षा में आपको निश्चित रूप से, मेरा विश्वास इतना है कि 5 से लेकर के 15 नंबर जितने आपके आने थे, उससे 5 से लेकर 15 नंबर अधिक आ जाएँगे। तो उस तरह की तथ्यों को थोड़ा-सा और रखना चाहूँगा मैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो प्लीज़ कीप इट अप। साथियों, हम बात कर रहे थे शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के बारे में महत्वपूर्ण बातों पर। तो आइए उसी कड़ी में अब हम दूसरी स्लाइड पे बात करते हैं। उस पे हमने कुछ तथ्यों का संग्रहण किया है, बहुत संक्षिप्त है, लेकिन बार-बार प्रश्न जो हैं इनसे संबंधित एक विभिन्न एग्जामों में देखे गए हैं। तो हो सकता है आने वाले पात्रता परीक्षा में इनमें से कोई प्रश्न आपके समक्ष आ जाए और आप उसको अच्छे से अपने उस पे सही विकल्प चयन करके उसको आप सही कर दें। तो आइए बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, एनईपी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कब आई थी? तो इसके बारे में जानकारी होगी सभी को, 29 जुलाई 2020 में। इस किस समिति के तहत आई थी? समिति का नाम था कस्तूरी रंगन समिति। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न ये है। इस समिति के अध्यक्ष थे के.एस. कस्तूरी रंगन। इसका पूरा नाम है इन श्रीमान जी का कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। तो अब इस पद्धति के बारे में देखते हैं। इससे पूर्व में मैकाले शिक्षा पद्धति चल रही थी हमारे भारत में। तो उस शिक्षण पद्धति के बारे में आप सभी जानते हैं, 10+2+3 यानी 10वीं तक तो अनिवार्य शिक्षा थी। उसके बाद आपके पास ऐच्छिक विषयों का चयन करना था और उसके बाद उसी पे स्नातक करनी थी उन चयनित विषयों में। लेकिन वर्तमान में जो नई शिक्षा पद्धति आई है या नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये कितने वर्ष बाद आई है? 34 वर्ष बाद, 34 वर्ष बाद, इतने वर्षों बाद हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति देखने को मिली है। तो इसकी पद्धति है 5-3-3-4, यानी हम इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, 53-34। इसमें कितनी आयु वर्ग के प्रबंध किया गया है? आयु वर्ग है 3 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष। इससे पूर्व में हम देखते थे आरटीई 2009 के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक इसका प्रबंध होता था, लेकिन अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा ये प्रतिस्थापित किया जा चुका है। 3 वर्ष से लेकर के बालक की जो है 18 वर्ष तक की आयु का ये प्रबंध करती है। यानी हम कहें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बच्चे की किस उम्र तक की गारंटी लेती है? जब बालक की उम्र 3 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक होती है, उस समय संपूर्ण जो शिक्षा होती है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उसका प्रबंध करती है। कक्षाएं कौन-कौन सी आयोजित होंगी इसमें? प्री प्राइमरी कक्षा से 12वीं तक। और इससे पूर्व में जो पद्धति चलती थी उसमें जो प्रारंभिक शिक्षा का तात्पर्य होता था आरटी 2009 में, वो होता था कक्षा 1 से 8वीं तक, और वर्ष जो होते थे लास्ट वर्ष तो था 14 वर्ष तक। ठीक है। तो इसके बारे में हमने इस स्कीम को थोड़ा-सा डिटेल में थोड़ा-सा समझाने का प्रयास किया है। मुझे लगता है ये थोड़ा-सा सार्थक साबित होगा। इसमें देखते हैं हम कौन सा स्तर का होता है, वो फाउंडेशनल स्टेज कहलाती है। उसमें आयु वर्ष कितनी होती है? 3, 4, 5, 6, 7।
इसमें 3, 4, 5 जो होती है प्री प्राइमरी कक्षा के लिए होती है, जिसमें एलकेजी, यूकेजी और नर्सरी आती हैं, तथा आयु वर्ष 6 और 7 जो होती है कक्षा 1 व कक्षा 2 के अंतर्गत इसके बारे में प्रावधान किया गया है। अब देखते हैं हम पहले 3 का अर्थ। पहले 3 का अर्थ होता है प्राथमिक स्तर की कक्षा शिक्षा व्यवस्था के बारे में ये उपबंध करती है। इसमें जब बच्चे की उम्र हो जाती है 8 वर्ष और 9 वर्ष और 10 वर्ष, तो उस समय उसकी कक्षा जो होगी वो होती है कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5। आइए देखते हैं नेक्स्ट अगले 3 का नंबर। अगला 3 का अर्थ होता है मध्यम स्तर। मध्यम स्तर कौन सा, जिसको हम मिडिल क्लास भी कह देते हैं। मिडिल क्लास कौन सी, जिसमें आयु वर्ष होती है 11 से लेकर 14 वर्ष। उसमें कक्षा जो होती है विद्यार्थियों की 6, 7, 8, अर्थात जब बच्चा कक्षा 6 और 7, 8 में होता है तो उस समय उस स्तर को किस नाम से जाना जाता है, मध्यम स्तर। जब बच्चे की कक्षाएं होती हैं 3, 4, 5, तो उस समय कौन सा स्तर होता है, प्राथमिक स्तर। प्राथमिक स्तर पे कौन सी कक्षाएं होती है, 3, 4। इसके बारे में हमने एक महत्वपूर्ण तथ्य और लिखा हुआ है यहाँ पे इसी स्लाइड में। मातृभाषा, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा पर विशेष बल देती है कि बच्चे की जो प्रारंभिक शिक्षा है यानी जो फाउंडेशनल स्टेज है बच्चे की, वो केवल किस में की जाए, मातृभाषा में या क्षेत्र विशेष में जहाँ पे रहता है उसी के माध्यम से पूरी की जाए चाहिए। तो वो जो है उसमें देखिए अध्ययन की स्टेज जो है फाउंडेशनल स्टेज है, तथा कक्षा 5वीं तक की शिक्षा जो है अनिवार्य किस में है, मातृभाषा में है और क्षेत्रीय भाषा में जो भी उनकी लागू होती है। यानी जो भी पाठ्यक्रम होगा वो सारा किस में होगा, या तो मातृभाषा में होगा या उसकी क्षेत्रीय भाषा में होगा। आइए अंतिम जो चार्ट जो दे रखा है इस स्कीम में 53-34 का, उसको देखते हैं। इसको हम अंतिम स्तर कह देते हैं, या जिसको कह देते हैं माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर। अब इनका पहले तो क्या था, इसमें अलग किया हुआ था 11वीं 12वीं विषयों का चयन हम करते थे 10वीं कक्षा के बाद, 11वीं और 12वीं में। इसके बाद उसमें इस तरह तक किया जाता था। लेकिन अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो व्यवस्था है उसमें इसको अंतिम स्तर पे रखा गया है। उसमें जो आयु वर्ष होती है 15, 16, 17, 18, तथा कक्षाओं की जो व्यवस्था है कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12, अर्थात इसकी व्यवस्था क्यों एक साथ की गई है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जो हमारे ऐच्छिक विषय हम कक्षा 10 के बाद चयन करते थे, अभी हमारे अंदर इस तरह की व्यवस्था की जाएगी जब ये लागू हो जाती है, जिन राज्यों में हो गई है या केंद्र सरकार ने इसको लागू किया हुआ है, तो उन सभी राज्यों में कक्षा 9 से जो भी आने वाले सत्र हैं उनमें हमें ऐच्छिक विषय कक्षा 9 से ही चयन कर सकते हैं, फिर हमें उनका 4 साल तक उनका अध्ययन करना होगा। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा आगे और चर्चा करते हैं। एफएलएन एक महत्वपूर्ण शब्द है जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हमें देखने को मिलता है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, फंडामेंटल लिटरेसी न्यूमेरेसी, मूलभूत संख्यात्मक साक्षरता, इसका हिंदी में अर्थ होता है। ईईसी एक महत्वपूर्ण टर्म है जिसका हमने जिक्र अभी किया था, फाउंडेशनल स्टेज जो कि पहले 5 जो है उसमें प्री प्राइमरी कक्षा के रूप में हमने किया था ईईसी। ईईसी की फुल फॉर्म देखी जाए तो क्या लिखा हुआ है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन केयर, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन केयर, प्री प्राइमरी शिक्षा, जिसमें हमने जो आयु वर्ष है वो है 3 से लेकर कक्षा 3 से लेकर 5 वर्ष तक, ये जो है बच्चों की व्यवस्था शिक्षा की व्यवस्था करती है। और इनमें बालक आंगनवाड़ी में या राजस्थान में नंदघर के रूप में या बाल वाटिकाओं में अध्ययन की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई है। आइए अब हमने इसके अलावा थोड़े से कुछ एक बिंदु अलग तरह के हैं जो कि इस तरह की पात्रता परीक्षाओं में जनरली पूछ लिए जाते हैं। एक प्रश्न इस तरह का जरूर देखने को मिलता है, तो हम देख सकते हैं। तो बहुत छोटे से बहुत संक्षिप्त वर्णन किया है क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो चुकी है और मैंने आज इस चीज को कृत संकल्प होकर के पूरा करने का खुद से ही वादा लिया था, तो उसको मैं पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया में अक्षमताएं किस तरह की मिलती है, एक तरह का विकार है जो कि बालकों में पाया जाता है। यानी जिन बालकों में ये विकार होगा डिसलेक्सिया, उन बालकों में कौन सी अक्षमताएं देखने को मिलेंगी,
वो बालक पठन कौशल में तथा लेखन कौशल में अक्षमताएं दर्शाते हैं। अर्थात वो लिखा हुआ कुछ है, उसको अलग तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, अर्थात उसका उच्चारण करेंगे, उसको पढ़ने में उनको कठिनाई महसूस होगी। और ये इतना ऑब्वियस बात है कि जब उनको पढ़ने में कठिनाई महसूस होगी, तो उनको लिखने में भी उस तरह की कठिनाई महसूस होगी। वहीं बात की जाए दूसरे विकार की, तो उसमें लिखा हुआ है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में केवल लेखन संबंधी अक्षमताएं बच्चे में देखने को मिलती हैं। यदि जिन बच्चों में लेखन संबंधी जो अक्षमताएं हैं, तो उन बच्चों में कौन सा विकार हो सकता है? डिस्ग्राफिया। आइए तीसरे विकार के बारे में, जो कि जनरली पूछा जाता है इस तरह की पात्रता परीक्षाओं में, डिस्कैलकुलिया, गणना संबंधी अक्षमताएं। तो डिस्कैलकुलिया, नाम से ही पता लग रहा है, कैलकुलेशंस जिसमें होती हैं, अर्थात जिसमें हम गणनाएं करते हैं। और गणनाओं की मूलभूत क्या कौन सी संक्रियाएं हैं? जोड़, घटा, गुणा, भाग। इन इस तरह की जो गणना संबंधी विकार आते हैं, इस तरह की गणनाओं में जो अक्षम होते हैं बच्चे, वो किस विकार से पीड़ित पाए जाते हैं जनरली, या उनको किस में श्रेणी में कैटेगराइज किया जाता है? डिस्कैलकुलिया। एक अन्य शब्द है, अन्य विकार है एडीएचडी। इसका जो अर्थ लिया जाता है वो अवधान संबंधित है, अर्थात बच्चा कितना रिटेंशन कर पाता है, रिटेंशन दे पाता है कक्षा कार्यक्रम में जब भी उनको अध्ययन कराया जाता है। तथा अब थोड़ी सी इनसे इतर एक बात की जा करनी चाहिए हमें, जो कि हमें विभिन्न एग्जामों में देखने को मिलती है। ये एग्जामों में क्या पता आने वाले एग्जाम में ये देखने को मिल जाए, अन्य जानकारी। स्कीमा, स्कीमा जो होती है वो जीन पियाजे के सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, उसमें हमने देखने को मिलती है। आई थिंक प्री फाउंड वो जो होती है ना, पूर्वगामक क्रिया, उस तरह की उस स्टेज में ये होती है स्कीमा। इसका अर्थ क्या होता है? मानसिक संरचना जिससे बालक संज्ञान करता है। फिक्स पैटर्न होता है जिसके आधार पर बच्चा उस तरह की अवधान कर पाता है, उसको संज्ञान कर पाता है। तो ये क्या कहलाती है? स्कीमा कहलाती है। और किन्होंने दिया था? जिन महोदय ने दिया था वो कौन थे? जीन पियाजे महोदय ने दिया था। इसके अलावा भाषा के बारे में जिन्होंने सबसे ज्यादा बात की है, उन मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है? चोम्स्की है, नोम चोम्स्की। इसके बाद हमारे यहाँ तीन मनोवैज्ञानिक या शैक्षिक मनोवैज्ञानिक जिनको मैं कहूँ, जीन पियाजे है, वाइगोत्स्की है और कोहलर है। कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत है, वो हमारे यहाँ पे जगह की अभाव के कारण हमारे पास यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो पाया। और आज चूंकि रात्रि बहुत ज्यादा हो चुकी है, मुझे लगता है लगभग 2 बज रहे होंगे, तो सामाजिक सांस्कृतिक जो अवधारणा है वो किन महोदय द्वारा दी गई है? वाइगोट्स्की महोदय ने दी है। अर्थात मैं आपसे पुनः निवेदन करूं कि आज की जो ये संक्षिप्त कक्षा कार्यक्रम है, इसमें हमने इससे पूर्व में ऐसे विषयों पे ऐसे तथ्यों पे बात की जिन तथ्यों के आधार पर हम विलोपन विधि को लगा सकते हैं, अर्थात 4 विकल्प में से किन्हीं 3 विकल्पों को या 2 विकल्पों को हम एलिमिनेट करके आसानी से जो हमारे सही उत्तर होने की प्रायिकता है वो बढ़ जाती है, या संभावना बढ़ जाती है। और इसके बाद हमने वो सारे तथ्य एक एक करके हमने विस्तृत रूप से चर्चा किए। अब हमने इसके बाद दूसरी स्लाइड पे बात कर रहे थे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में, कि कितने साल बाद आई थी? 34 वर्ष बाद आई थी। लास्ट शिक्षा नीति आई थी जो 1986 में, पहले 1968 में आई थी, उसके बाद 1986 में तीसरी शिक्षा पद्धति है। तो ये कब आई? 29 जुलाई। अध्यक्ष समिति कौन सी है? कस्तूरीरंगन समिति। अध्यक्ष कौन थे? के कस्तूरीरंगन, कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन। तो इसकी पद्धति कौन सी है? 53-34। आयु वर्ग 3 से 18 वर्ष। कक्षाएं कौन सी है? प्री प्राइमरी से 12वीं तक की कक्षाएं हैं। इस कक्षा में मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से विशेष बल दिया गया है कि कक्षा 5वीं तक का जो अनिवार्य शिक्षा है वो किन माध्यम से होना चाहिए? वो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए। इसके लिए एनसीईआरटी तथा आरएससीईआरटी राजस्थान राज्य के अंतर्गत जो ये संस्थाएं हैं, नियामक संस्थाएं हैं, उन्होंने इस तरह के पाठ्यक्रम का निर्माण भी प्रारंभ किया जा चुका है। किसके तहत? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत। इसमें फिर इसके बाद हमने देखा था जो ये पैटर्न था, इसकी पद्धति थी 53-34। इसका थोड़ा सा विस्तृत रूप देखा था कि 5 को हम फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं, इसमें 3, 4, 5, 6, 7 आते हैं, जिसमें प्री प्राइमरी कक्षा तथा कक्षा 1 व 2 का जिक्र किया गया है। 3 में प्राथमिक स्तर है और इसमें आयु वर्ष देख सकते हैं, कक्षा 3, 4, 5 है। यही
फाउंडेशनल स्टेज में कौन-सी भाषा के रूप में महत्व दी गई है? मातृभाषा। इसके बाद अगला 3 जो आता है वो मध्यम स्तर आता है, जिसमें आयु वर्ष 11 से 14 होती है, कक्षा 6, 7, 8 जिसको हम मिडिल कक्षा कहते हैं। इसके बाद अंतिम स्तर जो होता है स्कूली शिक्षा का, वो होता है 15 से लेकर 18 वर्ष तक का। और इस बात में लास्ट में जो वर्ष जो होती है बच्चे की, जो पास आउट की एज होती है वो कितनी होती है? 18 वर्ष होती है, और कक्षा 9 से लेके 12 तक। और यदि इससे पूछा जाए कि इस शिक्षा पद्धति के अनुसार बच्चा किस कक्षा में उत्तीर्ण होता है? कक्षा 12 में। तो इसके बाद हमने इन में महत्वपूर्ण तथ्यों पे बात की थी, जिन तथ्यों के माध्यम से हम देख सकते हैं ये बार-बार पेपरों में विभिन्न प्रकार की भर्ती परीक्षाओं में भी और पात्रता परीक्षाओं में भी देखने को मिलते हैं। अंत में मैं आप सभी से यही गुजारिश करूँगा कि आप सभी इसको, यदि आपको ऐसा लगता है कि अ, जो मेरी स्पीड है बोलने की वो ज़्यादा है, तो आप इसको एक बार ना देख कर के 2 बार देखें। मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि इस कक्षा कार्यक्रम में जो आज थोड़ा-सा लंबा हो गया है, इसको देखेंगे आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये समय का इसमें दुरुपयोग हो रहा है। बशर्ते यदि जो भी विद्यार्थी इसको मन लगा के देखेंगे, तो मेरा विश्वास है वो विद्यार्थी जितने अंक लाएँगे, उनसे 10 से 5 से लेकर के 15 अंक ज़्यादा लेके आएँगे। बस एक बार की इस भाषा को समझने के बाद, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कॉम्प्रिहेंशन करने के बाद। तो आज की कक्षा कार्यक्रम में आप सभी को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और आपको आपकी भर्ती ये शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट जो है उसके लिए अग्रिम बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। धन्यवाद।